हेलो क्लास, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम लोग लाइट कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइट होता क्या है। लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट आपका एनर्जी का एक सोर्स है। विदाउट लाइट वी कैन नॉट इमेजिन टू सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना लाइट के थ्रू हम देख नहीं सकते हैं। और लाइट आपका एक एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके अर्थ पे। तो आपने पढ़ा है लाइट का कैसे यूटिलाइज करके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमको ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन से हम अपने सारी डेली लाइफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अपने बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ कंबसन। तो अल्टीमेटली आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आपके पूरे अर्थ पे कहीं से मिल रहा है तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका लाइट ही है। और आपको इस चैप्टर में लाइट के बारे में नहीं पढ़ना है कि लाइट कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट के अंदर किस किस टाइप का वेवलेंथ होता है, किस किस टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है। ये सब बातें आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, लाइट की दो प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। पहली प्रॉपर्टी जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन, और दूसरी प्रॉपर्टी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। जब आपका लाइट किसी भी बहुत शाइनिंग सरफेस पे आके गिरता है तो लाइट आपका बाउंस बैक करता है ना। इफ द लाइट फॉल ऑन द शाइनिंग सरफेस लाइक मिरर या पॉलिश्ड सरफेस देन लाइट बाउंस बैक एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अगर इसको डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, तो आप कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट व्हेन फॉलिंग ऑन द पॉलिश्ड और शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है। हम लोग कह सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when falling on shining और पॉलिश्ड सरफेस। कहीं भी शाइनिंग या पॉलिश सरफेस पे आपका लाइट आके गिरेगा, और लाइट आके गिरेगा तो लाइट गिरेगा, उसके बाद लाइट बाउंस बैक करेगा। और लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना, रिफ्लेक्शन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी भी शाइनिंग सरफेस पे, जैसे सपोज करो ये शाइनिंग सरफेस है और इस साइड सरफेस पे आके लाइट आके गिरेगा, तो लाइट आपका कुछ एंगल बना के क्या करने वाला है, बैक आने वाला है, वापस आने वाला है। लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या, सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ना होता है बेटा वो क्या है आपका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके क्लास 10th में कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एक हमारे पास शाइनिंग सरफेस है, मतलब एक बहुत चमकता हुआ पॉलिश सरफेस है जिसके पीछे मैंने क्या करके रखा है, कुछ पेंट लगा रखा है, कुछ ब्लैक कलर लगा रखा है। तो हमने क्या लिया, हमने लिया एक पॉलिश सरफेस लिया, मतलब ये सरफेस है जिसके पीछे मैंने यहाँ ऐसे पेंट लगा रखा है जो मैंने ऐसे ऐसे करके रखा है। और इसके ऊपर वाला सरफेस कैसा है बेटा, एंड दिस सरफेस इज द पॉलिश सरफेस। आप देख रहे हो रेड कलर से मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज द पॉलिश एंड शाइनिंग सरफेस, है ना। अगर हम इस पर लाइट आके लाके गिराएंगे तो लाइट आपकी बाउंस बैक होगी, और लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बार बार मैं डिफिनीशन 2-3 बार बता चुका हूँ, तो अब मैं बता रहा हूँ आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब किसी भी पॉलिश सरफेस के ऊपर या किसी शाइनिंग सरफेस के ऊपर कोई भी एक लाइट की रे आके गिरती है, मतलब आपने कहीं से भी एक 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 टॉर्च ले लिया, उससे आप लाइट की रे लाके गिरा रहे हो, तो ये जो लाइट की रे आके गिर रही है यहाँ पे बेटा, है ना, दिस इज अ लाइट रे जिसको हम लोग ए एंड बी कहते हैं। इस ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस ए बी इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब जो रे आपका शाइनिंग सरफेस के ऊपर आके गिर रही है, फॉल कर रही है, द रे दैट फॉलिंग ऑन द शाइनिंग सरफेस और मिरर भी समझ सकते हो, और शाइनिंग सरफेस और मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और जहां आपके आके गिरती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड
इंसिडेंट पॉइंट, इसको मैं ओ मान ले रहा हूँ, तो ये जो ओ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। अब जहाँ भी आपके लाइट आके गिरेगी, है ना, जहाँ भी लाइट आके गिरेगी, जिस पॉइंट पे आके गिरेगी, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। आपके बुक में नॉर्मल लिखा रहता है, तो एक इमेजिनरी लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। एंड द परपेंडिकुलर द इंसिडेंट पॉइंट, जो भी इंसिडेंट पॉइंट है, इस इंसिडेंट पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन आपका ड्रॉ करते हैं ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो ओ एन, जो ओ एन है वो क्या है आपका, ओ एन आपका बेटा क्या है, ओ एन आपका नॉर्मल है। और ये जो नॉर्मल है ये क्या है, नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट पॉइंट, जो आपका जहाँ पे लाइट आके गिरी है, जिस पॉइंट पे कभी भी आपका किसी भी शाइनिंग सरफेस के ऊपर जो लाइट आके गिरती है, उस लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं। और जिस पॉइंट पे वो लाइट आके फॉल करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी शाइनिंग सरफेस पे, इसको आप करके भी देख सकते हो, किसी भी शाइनिंग सरफेस पे अगर आपका लाइट आके गिरेगी, तो लाइट आपकी बाउंस बैक हो जाती है, फिर से वापस चली जाती है। और लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो लाइट आके यहाँ पे गिरी है इंसिडेंट पॉइंट पे, शाइनिंग सरफेस पे, वही लाइट फिर से क्या कर जाएगी भाई, ये बाउंस बैक हो जाएगी, जिसको हम लोग यहाँ से बी था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सी कह ले रहे हैं। तो आप अगर इसको हटा दो, बी हटा दो, ए ओ कर लो, ए ओ आपका ये जो ए ओ पॉइंट है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो लाइट आपकी बाउंस बैक होके वापस गई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसी कहते हैं। तो ओसी क्या निकल के आया, ओसी निकल के आया आपका रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। दिस इज द कंप्लीट फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। शायद आपको नॉर्मल सही से दिख नहीं, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, है ना। आई एम डार्किंग दिस एंड लुक एट द नॉर्मल, एंड दिस इज द नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट पॉइंट। जो इंसिडेंट पॉइंट है उसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, जिस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। दिस इज द इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिन किया गया आपका लाइन है। तो होपफुली ये बात आपको रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन समझ में आया होगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो बातों पे विशेषकर ध्यान देता है और दो बातों को बताता है। और वही दो पॉइंट आपको बार बार इस पूरे रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में आपको इस लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। चाहे आपका स्फेरिकल मिरर की बात करें, चाहे हम प्लेन मिरर की बात करेंगे, हमको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को 100% फॉलो करना पड़ेगा, तभी इमेज का फॉर्मेशन करेक्ट होने वाला है। तो आप देखिए ध्यान से, ये आपका जो इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट रे है, जो ए से ओ, ए ओ जो इंसिडेंट रे है, जो पॉइंट ओ पे आके गिरता है, और ओ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, जिसको नॉर्मल कहते हैं। इनके बीच का एक एंगल होता है, जिसको एंगल आई कहते हैं। एंड दिस एंगल आई इज कॉल्ड, दिस एंगल आई इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल है क्या, इंसिडेंट एंगल है एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। ये नहीं, आपका ये जो मिरर है या जो शाइनिंग सरफेस है, उसके और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज द एंगल। ये आपका जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया है इंसिडेंट पॉइंट से, उस पॉइंट से और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल निकल के है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। अब देख लीजिए, इसी नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल आर। तो एंगल आर क्या है भाई, एंगल आर है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल है क्या, एन ओ सी, एंगल एन ओ सी। अब आपको इतनी बातें आपको पता लग गई होंगी होपफुली। दिस इज द शाइनिंग सरफेस, जिससे लाइट आके गिरी है, फिर बाउंस बैक किया है। लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये पूरा फिनोमिनन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। इंसिडेंट पॉइंट क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। होपफुली इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली।
अब 2 पॉइंट पे आपको विशेषतर ध्यान देना है, जब भी एग्जाम में आए यही 2 पॉइंट मेंशन करना है। और आप जब स्फेरिकल मिरर पढ़े चाहे प्लेन मिरर पढ़ेंगे, अभी हम आपको दिखा के बताएंगे, तो चाहे जैसा मिरर होगा सारे मिरर में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करके इमेज का फॉर्मेशन करना है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। तो सिंपल सी बात, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि ये कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। मतलब कहता है कि ये जो भी एंगल होगा इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट एंगल होगा और जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये दोनों एंगल हमेशा एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देनी है, ये बात ध्यान देनी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई आपको? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल। सेकेंड पॉइंट कह रहा बेटा इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट सेम प्लेन। आप देख लीजिए, इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द नॉर्मल एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे लाइज एट सेम प्लेन। एक ही प्लेन पे आपका है कि नहीं? एक ही प्लेन पे, लुक एट दिस इज द वन प्लेन। एक ही प्लेन पे सबको आप सब मिल रहा है, इंसिडेंट रे मिल रहा है, एक ही प्लेन पे आपको नॉर्मल मिल रहा है, एक ही प्लेन पे आपको रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द 2 पॉइंट जिसको आपको दिमाग में 100% समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता होना चाहिए इंसिडेंट रे नॉर्मल, जो आपने इमेजिनरी लाइन खींची है इंसिडेंट पॉइंट से, वो, और आपका एक रिफ्लेक्टेड रे है जो बाउंस बैक करके गया है लाइट आपका, ये सब एक ही प्लेन पे हमेशा मिलने चाहिए। एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। होपफुली आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हम आपसे डिस्कस करते हैं, जिसपे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल, जब अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे तो क्या न्यूमेरिकल बनेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो होपफुली ये आपको बात समझ में आई। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अब देखिए, आपको मैंने पूरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको एक्सप्लेन किया। अब जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट जब अगर आएगा तो कोई बात नहीं, बट न्यूमेरिकल यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है न्यूमेरिकल पूछने की, इसके अलावा आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारी पूरी 100% गारंटी है। तो आपने देखा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या हुआ है। अभी आपने देखा कि भैया इधर हमने पेंट ओंट लगा दिया है और इसके ऊपर वाला सरफेस आपका कैसा है? पॉलिश्ड है। इससे पॉलिश सरफेस के ऊपर आपने एक लाइट लाके गिराई है, दिस इज द लाइट रे, जो आपका इस पॉलिश सरफेस के ऊपर आके गिरा है। तो थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ और मोटा कर देता हूँ। तो आपने कहा कि सर ये जो जहाँ आपकी लाइट आके गिर रही है, जो इंसिडेंट रे, जहाँ आपकी एक रे है इंसिडेंट रे ए, जो आके जिस पॉइंट पे आपका फॉल हो रही है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट पॉइंट, जिसको हम लोग ओ कहते हैं। आपने कहा कि सर मैं यहीं से एक परपेंडिकुलर क्या करने वाला हूँ, यहीं से एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन क्या कर रहा हूँ? ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज अ परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसको हम डॉट डॉट करके कर देते हैं एंड दिस इज द डॉट डॉट आपका हो गया है डॉट डॉट करके, और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। अब आप देख लीजिए, ये जो नॉर्मल है जिसको कैपिटल एन से मैं दे रहा हूँ, इस नॉर्मल और ये जो आपका सरफेस है, ये आपका जो शाइनिंग सरफेस है, इस शाइनिंग सरफेस को हम पी क्यू कर दे रहे हैं, पी एंड क्यू। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है और आपका ये जो सरफेस है पी, इसके बीच का जो एंगल है, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस? दिस इज द 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है ना, कंप्लीट एंगल देखो ध्यान से,
दिस इज द कंप्लीट एंगल नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल पॉइंट है, दिस इज द नॉर्मल, और इस नॉर्मल और आपका जो सरफेस है साइनिंग सरफेस जिसको पी कह रहे हो, इसके बीच का एंगल है ऐसा, दिस इज द 90 डिग्री। ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है कि नहीं है ना। और ये मैंने कहा क्या कहा, ये पूरा एंगल, एंगल क्या निकल का है, एंगल पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन इक्वल टू 90 डिग्री। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एंगल पी क्यू एन इक्वल टू 90 डिग्री। और ये जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं भाई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर ये एंगल आपका आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर आप कहते हो, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस। आपसे पूछ लिया पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, आपसे पूछ रहा है कि अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री इंसिडेंट एंगल है, तो आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड सरफेस। इट्स वेरी सिंपल। आपको पता है कि सर ने ये बताया है कि लाइट आके गिरेगी और यहाँ एक नॉर्मल मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, तो ये जो पूरा होल एंगल है इसको छोड़ दो, दिस इज द कंप्लीट एंगल इज 90 डिग्री। और ये एंगल अगर 30 है तो एंगल 90 माइनस 30 होगा कि नहीं होगा, बताओ। दिस एंगल इज 90 माइनस 30, क्योंकि पूरा एंगल आपका 90 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो ये पूरा परपेंडिकुलर एंगल तो आपको दिया नहीं, लेकिन आपको पता है परपेंडिकुलर में 90 डिग्री एंगल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो कितनी सिंपल सी बात कर रहा है, ये सिंपल सी बात कह रहा है, तो आपको एंगल फाइंड करना है। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है बेटा, 90 माइनस आई। आपको थोड़ी थोड़ी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, फार्मूला छोटा सा बेकार सा फार्मूला, एकदम बेकार सा फार्मूला, क्योंकि आप इतना समझदार हो, इतनी बातें मैंने आपको बताई, आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आपको यही करना है, एंगल इक्वल टू 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई मतलब 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब मिल गया 60 डिग्री। तो ये जो एंगल निकल के आए, ये अगर 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अब आपसे एक बात और पूछ लिया जाए सेम टाइम पे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, फालतू बात फिर से, क्योंकि आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ सरफेस से, यहाँ इंसिडेंट रे और सरफेस जो है जिससे शाइनिंग सरफेस के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो कितना होना चाहिए आपका, 60 डिग्री ही तो होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है तो आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो पता लग ही जाएगा, रिफ्लेक्शन एंगल दिया है तो रिफ्लेक्टेड रे, जो रे बाउंस बैक हो रही है और शाइनिंग सरफेस के बीच का एंगल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब आपको ये लॉ केवल पता होना चाहिए, और लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, दोनों हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट पता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर आपका 45 डिग्री है, आई आपका 45 डिग्री है, तो आर की वैल्यू फाइंड करो, और आपको रिफ्लेक्टेड रे और शाइनिंग सरफेस के बीच का एंगल भी क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग जब आंसर लिखने जाएंगे तो आंसर में डायरेक्ट आप एंगल नहीं लिखोगे, आपके दिमाग में डायरेक्ट एंगल आ गया, बट यू कैन नॉट राइट द डायरेक्ट एंगल,
यू कैन अप्लाई द रूल, यू कैन राइट द रूल। रूल क्या कहता है, आप आंसर जब लिखोगे, लिखने का तरीका होना चाहिए बेटा, क्योंकि आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपको साइंस में इतना नंबर चाहिए, आप इसलिए पढ़ रहे हो कि साइंस में पूरा नंबर चाहिए। पूरे के लिए एक सही तरीके से आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार आपका होता क्या है कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो अगर आपका एंगल ऑफ आई 45 डिग्री दिया गया है, एंगल ऑफ आई कितना दिया है 45 डिग्री, तो 100% एंगल ऑफ आर भी कितना होगा 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो आप एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कि आपका लाइट आके गिरा, यहाँ से मैंने एक नॉर्मल खींचा, ये अगर आपका 45 है तो ये पूरा तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी तो 45 होगा कि नहीं होगा। अगर ये आपका 45 है तो ये भी तो 45 होगा, क्योंकि पूरा आपका एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो आपका रिफ्लेक्टेड रे और शाइनिंग सरफेस के बीच में एंगल पूछ रखा है, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड शाइनिंग सरफेस के बीच का एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो 90 माइनस आर होगा कि नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में पूछता तो 90 माइनस आई होता। ये जो एंगल है ये 90 माइनस आर है, और ये जो एंगल है ये 90 माइनस आई है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो 90 माइनस आर करेंगे तो आर जो रिफ्लेक्टेड एंगल निकल के आया है वो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है भाई 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज योर आंसर। इसके अलावा गारंटीड मैं कहता हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जा सकता है। केवल और केवल आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या इस टाइप से बेकार से न्यूमेरिकल जो मैंने इस बोर्ड पे आपके मेंशन कर रखे हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन एट प्लेन मिरर, जिसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। तब तक के लिए पूरा लेक्चर आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं जो जो बता रहा हूँ इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो अब डेली हम लोग इसी समय इसी चैनल पे पढ़ेंगे, और जिसने जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। आप क्लास ब्रेक नहीं होगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो 1 महीने लगातार पढ़ेंगे हम लोग, पूरा सिलेबस में आपको रिवाइज कर दूंगा। उसके बाद बारी आएगी किसकी, उसके बाद बारी आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर धीरे धीरे हम लोग इस तरह से रिवाइज करेंगे। तो सब पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसके पढ़ने के बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में मैक्सिमम ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिसने जिसने अभी नहीं देखा है वो जो कल मेरे साथ जुड़ेंगे उन सब में आप इसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।